हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो अभी लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा आप लोग को आइडिया है, राइट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा से अव्यय तक। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा से, हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा से अव्यय तक। अव्यय तक ये सब क्या होता है मैं अभी सब चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। ये जिसमें आज मैंने पहला लिया है शब्द और पद। शब्द और पद ये क्या होता है आज का हेडिंग है, जिसमें मैं संज्ञा वगैरह सब अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो शब्द और पद, राइट, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिर हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सब संज्ञा से लेकर के अव्यय तक हम लोग कंप्लीट इसमें पढ़ने वाले हैं। संज्ञा क्या होता है, वचन क्या होता है ना, सर्वनाम क्या होता है, अव्यय क्या होता है, कारक क्या होता है, हर चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो एकदम फंडामेंटल है ग्रामर का, ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द और पद, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शब्द और पद क्या होता है, ठीक। तो जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। जैसे कि मैं अभी बोलूं, यहां पे कुछ लिख देता हूं, जैसे पुस्तक। पुस्तक ये एक शब्द है। जैसे मैं लिख दे यहां पे पुस्तक, ये शब्द है। अभी मैं लिख देता हूं राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हुआ, एक पद हुआ। तो शब्दों से मिलकर के पद, मतलब शब्द को मैं स्वतंत्र रूप से यूज करूं तो वही शब्द है। मतलब जब किसी वर्ण को स्वतंत्र रूप से, वर्णों के जो कॉम्बिनेशन है उसको शब्द बोलेंगे। तो ऐसे जब हम लोग उसको स्वतंत्र रूप से यूज करते हैं तो वो आपका शब्द होता है। और इन शब्दों को जब हम लोग जब एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पद होता है। तो वही है, जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे ये वाक्य है, ये इतना क्या है, एक वाक्य है, तो इस वाक्य का ये भी एक अंग हुआ, ये भी एक अंग हुआ, ये भी एक अंग हुआ, ये भी एक अंग हुआ। तो ये उस समय उसको हम लोग क्या बोलेंगे। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। तो ये है शब्द और पद, ये कंप्लीट एक वाक्य हुआ। ये जितने भी इसमें हम लोग यूज किए हैं ये क्या है, एक शब्द है। ये अपने आप में राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है एक शब्द है। और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, पद बनता है। तो ये अपने आप में एक पद बन गया, राइट। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर वही शब्द क्या बन जाता है, पद कहलाता है। दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। शब्द और पद में समझ में आ गया डिफरेंस। अब पद के भेद, पद के कितने भेद होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए। तो पद के ना 5 भेद होता है। कोई भी आप पद, कोई भी आप यहाँ पे वाक्य की बात करते हो या पद की बात करते हो तो उसके 5 भेद होता है। पद जो होता है ना वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन सब से मिलके बनता है। समझ में आ गया, ठीक। तो इसके 5 भेद होता है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, राइट। चलिए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, संज्ञा क्या होता है। सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे, राइट। अब संज्ञा, इंग्लिश में इसको आप क्या बोलते हो, नाउन। तो नाउन क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या हुआ, नाम बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ताजमहल नाम है, शिवाजी नाम है, लाल किला नाम है, नदी है ना, ये सब संज्ञा है। संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संज्ञा। उसके बाद आता है दूसरा सर्वनाम। अब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी को बार बार नाम लेके नहीं पुकार सकते, उसके जगह में कभी कभी हम आप भी बोल देते हैं, तुम भी बोल देते हैं, वे भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सब शब्द क्या हुआ, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्वनाम। क्लियर हो गया। अगला होता है विशेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना, प्रोनाउन, नाउन, ये सब इंग्लिश में आप पढ़ते हो, यहां समझ जाएंगे तो इंग्लिश में ग्रामर आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण,
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि छोटा बड़ा ये सब विशेषता बताता है। जैसे राम छोटा लड़का है, तो छोटा राम कैसा लड़का है वो बता रहा है कि छोटा लड़का है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग उसकी विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा क्या हुआ? विशेषता हुआ। राम बुरा लड़का है, बुरा क्या हुआ? राम का विशेषण हुआ, है ना। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण। क्लियर हो गया? अगला यहां पे देखते हैं क्रिया। अब आता है क्रिया, वर्ब। वर्ब मतलब काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के रेस्पेक्ट में काम को करने वाला, या संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में जो काम करता हो। जैसे आया, गया। जैसे राम दिल्ली से आया, तो राम एक क्या है? संज्ञा है ना, ठीक है। और आना उसका, जैसे आया गया ये सब बोलते हैं, ये सब उसका क्रिया है, ठीक। तो संज्ञा सर्वनाम के संबंध में जो आता जाता है, आया गया जो है, यही आपका क्या है? यहाँ पे वर्ब है। समझ में आ गया? ठीक है, यही हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक ठीक, ये हो गया अव्यय। अव्यय क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ते हो ना, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय क्या होता है? तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताता है, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको हम लोग उसका अव्यय बोलते हैं, ठीक है। क्रिया की जो विशेषता बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय, ठीक है। तो अव्यय के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अव्यय, जैसे कि देखो पहला यहाँ पे क्रिया विशेषण, ये जो होता है ना अव्यय, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसको समझने के लिए, ये राइट, ये हो गया। पहला होता है अव्यय, क्रिया विशेषण होता है चार टाइप का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। अव्यय को एक एडवर्ब होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, एक कंजक्शन होता है और एक इंटरजेक्शन। जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक और कंजक्शन समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, ठीक है। ये चारों अव्यय है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं? एडवर्ब क्या है? क्रिया की विशेषता बताने, जैसे कि क्रिया की जो विशेषता बताते हो, जैसे कि अब जाना है, जाना तो है, वो तो काम है मेरा, क्रिया है। लेकिन भीतर जाना है, बाहर जाना है, कहाँ जाना है, ये बताता है उसकी विशेषता। तो क्रिया की जो विशेषता को बताए वही हमारा क्या है यहाँ पे? वही हमारा क्रिया विशेषण है। और संबंध बोधक, संबंध मतलब नाम से क्लियर है कि वो क्या करता है? संबंध को बताता है। क्रिया के नामार्थक शब्दों के आगे पीछे संबंध जोड़ने वाला, जैसे राम है ना, जैसे कि क्रिया के नामार्थक शब्दों के आगे पीछे संबंध जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध। प्रीपोजिशन, आगे पीछे जो लगता है ना क्रिया के आगे पीछे, है ना, क्रिया से नामार्थक शब्दों के आगे पीछे जो संबंध को जोड़ता है, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग बीच में कुछ नया शब्द यूज करते हैं ना, जैसे कि और, इसलिए, इस टाइप का शब्द हम लोग यूज करते हैं, ये सब होता है समुच्चय बोधक। कंजक्शन है ना, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं वही हमारा क्या है? कंजक्शन। और संबंध बोधक समझ में आ गया, क्रिया से नामार्थक शब्दों का आगे या पीछे जो संबंध जोड़ता है उस शब्द को हम लोग, ठीक है। जैसे क्रिया से मैंने कुछ चीजों को जोड़ूंगा तो आगे पीछे एक शब्द की जरूरत पड़ेगी मुझे, उसी को मैं संबंध बोधक बोलूंगा। और समुच्चय बोधक क्या करेगा? दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा, जैसे राम दिल्ली से आया, ठीक है, और वह आकर के आगरा गया, तो और जो आया वो क्या हो गया? आपका समुच्चय बोधक, ठीक है, कंजक्शन हो गया। अगला यहाँ पे है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो ये क्या होता है? केवल मनोविकार, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना आश्चर्य हो गया, या फिर कोई किसी को शोक प्रकट करना हो, कोई खुशी प्रकट करना हो, या फिर आश्चर्य, तो जैसे हे हम लोग बोल देते हैं ना कि ये इस टाइप का जो साइन यूज करते हैं, ये हमारे पास होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। केवल मनोविकार, विस्मय, ये सब है ना, वाह, आह, आश्चर्य, ये सबको बताने वाला जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप का जो हम लोग यहाँ पे जो साइन यूज करते हैं यही हमारे पास होता है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। तो ये हो गया हमारा अव्यय।
4 टाइप का अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो एक बार देखिए शुरू से फिर देखिए। संज्ञा, किसी भी वस्तु, स्थान, ये सब के नाम बताने को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, है ना। ठीक है। और सर्वनाम, संज्ञा की जगह में जो यूज होता है उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। और विशेषण, जो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए कि वो बड़ा है, छोटा है, काला है, पीला है, उसको हम लोग उसका विशेषण बोलेंगे। और क्रिया किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में आया, संबंध में आया या गया जो बोलते हैं ना, ऐसे शब्द जो हम लोग यूज करते हैं, विधान या काम करने का जो ढंग है, ठीक है, इसको हम लोग क्रिया, जैसे आना जाना, खाना पीना, ये सब क्रिया है, वर्ब है, समझते हो। जो संज्ञा सर्वनाम के लिए जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे वर्ब होता है, आना जाना, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, ये सब हमारा क्रिया है, ठीक है। अव्यय 4 टाइप का मैंने बताया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे क्या है, अव्यय, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में पद के सभी भेदों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जितना यहाँ पे यूज किया है ना, कौन सा क्रिया है, कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्या है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ा। तो उसका अभी देखो यूज हम लोग कैसे करेंगे, उसको आप देख सकते हो इस उदाहरण के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक स्टेटमेंट है, अरि, अरि, फिर ये विस्मय आदि बोधक लग गया। मुख्य अतिथि आ गए हैं, आ गए, और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो, ऐसे बोलते ना, अरे मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो, ऐसे बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। तो इसमें जो अरि है, ये विस्मय आदि बोधक, ये देखो अरि जो शब्द आया, हे राम, ऐसे अभी विस्मय आदि बोधक में आपने पढ़ा था ना, जैसे कि वाह, आह, ये सब शब्द हम लोग यूज करते हैं, ये विस्मय आदि बोधक है, ठीक है, जो केवल मनोविकार जो होता है ना, जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये सबको बताने के लिए यूज होता है। तो अरि जो आया इस स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट हमने बोला, इसमें जो अरि आया, ये अरि क्या है, अरि जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है, संबोधन बोधक मनोविकार सूचित करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है, देखो ये हो गया पहला अरि। दूसरा इसमें जो लिखा हुआ है मुख्य, ये मुख्य क्या हुआ, मुख्य अतिथि, अतिथि के बारे में बता रहा है, अतिथि की विशेषता को बता रहा है कि वो कैसा अतिथि है, मुख्य अतिथि है, ठीक है। अतिथि तो बहुत लोग आए हुए थे उस समय, लेकिन उसमें से मुख्य अतिथि, तो मुख्य क्या हुआ, इस अतिथि की विशेषता को बताता है, तो वो क्या हुआ, मुख्य क्या हुआ, यहाँ पे विशेषण हुआ, मुख्य क्या हुआ, विशेषण। उसके बाद अतिथि क्या हुआ, किसके लिए अतिथि यूज हुआ है, तो ये कोई संज्ञा है ना। अतिथि क्या है, एक संज्ञा है, किसी के लिए नाम को बता रहा है, मतलब अतिथि एक नाम को सूचित करता है, दैट्स व्हाई ये क्या है, इसलिए वो संज्ञा है। समझ में आ गया इतना, ठीक, ये संज्ञा है। उसके बाद देखो अतिथि के बाद आ गए, ये शब्द यहाँ पे आ गए, ये चौथा शब्द आ गए क्या को बताता है, यहाँ पे क्रिया, आना जाना, खाना, है ना, अतिथि के संबंध में बताता है। कौन आ गए भाई, अतिथि आ गए। तो ये देखो संज्ञा या सर्वनाम के जगह में जो यूज होता है, आना जाना, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है, ये आपका क्रिया है। ये सबको यूज करना सीखना है आपको, ठीक है, ये क्रिया। और देखो अरे मुख्य अतिथि आ गए और तुम अभी तक आईने के सामने बैठी हो, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया। दोनों को कौन जोड़ रहा है, और तो जो जोड़ता है दो वाक्यों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। ये जो पांचवा है, ये आपके पास समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय, जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ता है। उसके बाद तुम अभी तक आईने के सामने बैठे, कौन तुम, वो, ये, है ना, वह, ये सब क्या है, ये तुम वगैरह जो यूज होता है, ये संज्ञा के जगह में यूज हो रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम, समझ में आ गया, ये आपका सर्वनाम है। तुम अभी तक आईने के सामने बैठे हो, तो अभी तक यहाँ पे क्या है, अभी तक जो आया वो आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता को
बताता है। अभी तक बैठी हो क्रिया है ना, इसमें से बैठी हो क्या है, क्रिया है, बैठना मतलब क्रिया, तो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अभी तक तुम बैठी हो, इसलिए अभी तक क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है। समझ में आ गया, बैठी हो क्रिया की विशेषता को बताता है। और आईना क्या है, उसमें जो आईना है वो संज्ञा हुआ, फिर से नाम को बता रहा है, आईना संज्ञा। के सामने जो लिखा हुआ है इसमें संबंध बोधक अव्यय, आईने का संबंध बैठी हो क्रिया से जोड़ता है। ये के सामने, किसके सामने, आईने के सामने, तो ये जो है के सामने जो है वो आईने का संबंध बैठी हो क्रिया से जोड़ता है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय। और बैठी हो आपका फिर से क्रिया है, तुम के संबंध में है ना, तुम जैसे कि आपका वहां पे सर्वनाम है तो उसके संबंध में बैठी हो वो क्रिया है। समझ में आ गया। तो ये सब चीज को आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, राइट। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक चीजें जो शब्द और पद। तो शब्द और पद में अभी तक हमने क्या क्या देखा, शब्द और पद में अभी तक हमने देखा क्या क्या चीजें देखा, यहाँ पे मुझे बताएंगे आप लोग एक बार रिवीजन करके। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले शब्द क्या होता है, ये क्या है आपको आइडिया होना चाहिए। शब्द क्या है, पहली बात तो कोई पूछे आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको शब्द क्या है ये आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, आप खुद सोचिए इसको। फिर यहाँ पे पद क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना ये। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पद के कितने भेद होते हैं, ये आपके पास दिमाग में आना चाहिए, पद के भेद, ठीक है, ये आपके बारे में। फिर यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़े हो ना, ये सबको एक बार बेसिक चीजें को रिवीजन करो, डिटेल में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना। उसके बाद अव्यय, फिर अव्यय में बहुत टाइप का हम लोग 4 टाइप का यहाँ पे देखे, है ना। सबसे पहले एड वर्ब हमने देखा, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये सब चीज आपको आइडिया होना चाहिए। फिर संबंध बोधक हमने देखा, समुच्चय बोधक हमने देखा, संबंध बोधक, राइट। फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ये क्लियर हो गया। तो इतना चीज अभी हमने देखा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इस लेक्चर में और करेंगे, फिर ये लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, फिर अगला लेक्चर में हम लोग फिर से समझेंगे लिंग क्या होता है, ठीक है। सबको बारी बारी से समझते जाएंगे, तो आई थिंक ये सब आपका 10-10, 20-20 मिनट में समाप्त हो जाता है बेसिक चीजों को समझने के लिए। तो चलिए, अब फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया था वहां पे संज्ञा, है ना, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है, संज्ञा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। तो नाउन का डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ये हो गई आपकी परिभाषा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम है। तो किसी प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। जैसे संज्ञा नहीं होता तो हम किसी भी चीज को कैसे जानते, नदी क्या होता है कैसे जानते कि ये नदी है, पेन, पर्वत, पत्थर, ताजमहल, मुंबई, छत्तीसगढ़, ये सब संज्ञा है किसी भी चीजों की, ठीक है। और संज्ञा से ही पता चलता है कि वो किस टाइप की मतलब मटेरियल है, कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, कि किस टाइप का संज्ञा है, उस
सब उसी से ही पता चलता है। इसलिए उसको जानने के लिए, इन सारे चीजों को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे संज्ञा। तो दूसरे शब्दों में किसी नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है किसी भी चीज का। समझ में आ गया। और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। तो यदि आपको हिंदी भाषा को यूज करना है तो बिना संज्ञा के हिंदी भाषा को यूज नहीं कर सकते। तो संज्ञा के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ शब्द क्या होता है मैंने बताया था, यौगिक, और यौगिक क्या होता है वो भी मैंने बताया था। तो रूढ़ संज्ञा जैसे कृष्ण, यमुना, जो, और यौगिक जो 2 चीजों से बनके मिलके बनता हो, ठीक है, रूढ़, यौगिक, ठीक है, और योग रूढ़। यौगिक जैसे पनघट है ना, पाठशाला 2 चीजों से मिलके बना है। और तीसरा होता है आपके पास योग रूढ़, तीसरा आपके पास होता है योग। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर में, ठीक है। योग रूढ़ जैसे जलज 2 शब्दों से मिलके बना है लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ को इंगित करता हो, तीसरे अर्थ को। ये सब के बारे में आप देख रहे हो मेरा लेक्चर तो आइडिया होगा योग रूढ़ क्या होता है। तीसरे अर्थ को इंगित करता हो, इंगित, राइट, इंगित। ओके, ये यौगिक है ना, अर्थ, यौगिक का अर्थ होता है जल में उत्पन्न वस्तु। योग रूढ़ अर्थ कमल, ठीक। तो ये सब चीज आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो अर्थ की दृष्टि से ही हम लोग को मेन पढ़ना रहता है संज्ञा में। अर्थ के दृष्टि से जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है, राइट। जिसमें से पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा आपका आता है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां और अंतिम आता है आपके पास भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा आपके पास होती है अर्थ की दृष्टि से। समझ में आ गया। अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर होना चाहिए, है ना, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग एकदम, जिसका नाम लेते ही हम लोग पहचान सकते हैं, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं यदि बोल दूंगा दिल्ली, तो दिल्ली पूरे विश्व में एक ही है, वो प्रॉपर एक ही दिल्ली है, इसलिए हम लोग उसको पहचान लेंगे। दिल्ली बोलते साथ मुझे उसी दिल्ली के सामने उसका मतलब जो भी इमेज आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर एक दिल्ली एक ही है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, पूरे वर्ल्ड में गंगा एक ही है। राम तो नाम सबका हो सकता है, लेकिन राम हम लोग बोलते हैं मतलब राम भगवान की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पटना, पूरे पटना एक ही है वर्ल्ड में। समझ में आ गया। तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया, जो प्रॉपर नाउन है, राइट। जैसे कि दूसरा जातिवाचक संज्ञा। सेकंड में बात करूं कॉमन नाउन की, ये आपका है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है ना, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे कि नदी, अब नदी तो बहुत होता है। यदि मैं बात करूं नदियों की, तो बहुत सारी नदी, हर स्टेट में नदी होती है, लेकिन सबको नदी ही तो बोलते हैं ना। तो नदी एक जाति है, नदी एक जाति है। नदी मतलब कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन है, कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है, राइट। इसलिए हम लोग ये सबको क्या बोलते हैं, जातिवाचक। जैसे पर्वत, पर्वत तो सब जगह है, लेकिन कौन से पर्वत की बात कर रही है वो पता नहीं है। पर्वत बोल दिए मतलब कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन हमको नहीं मिल रहा, तो ये सब जाति में आएगा।
तो नदी, पर्वत, लड़की, है ना, ये सब क्या है, जातिवाचक। लड़की, लड़का, ये सब जातिवाचक। स्कूल, कॉलेज, कौन से कॉलेज की बात करें, कोई आइडिया नहीं। ठीक, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराती हो उसको जातिवाचक। ठीक, नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। राइट, अब क्लियर हो गया। किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा यहाँ पे जातिवाचक नहीं होगा। अब गंगा भी एक नदी है लेकिन उसका नाम लगा दिए गंगा, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि गंगा केवल एक ही नदी है। ठीक है जी। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक, जो मटेरियल नाउन होता है, जो द्रव्य, ये मटेरियल के बारे में आपको आइडिया देती है। ठीक है, ये मटेरियल नाउन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता हो जिससे कोई वस्तु बनी है, जिससे कोई वस्तु बनी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, ये कोई मटेरियल का बना है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे तांबा, लोहा, है ना, जैसे सोना, आभूषण किसका बनता है, सोने का, चांदी का, है ना, तांबा का बर्तन, लोहा, ये सब क्या है, उसके मटेरियल को बताता है। द्रव पदार्थ, तेल, पानी, घी, दही आदि गैसीय पदार्थ, धुआं, ऑक्सीजन, ये सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। एक होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना हो करके, मतलब समूह के बारे में बात करे। जैसे कि समूहवाचक मतलब संज्ञा, मतलब जो समूह के बारे में बात करेगा हमेशा। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, है ना, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, जो समूह के बारे में हमेशा बात करेगा, वहां पे आप लगा देना समूहवाचक को। राइट, ये क्लियर है। तो ये सबको आइडिया रखना चाहिए आपको। समूहवाचक संज्ञा की कुछ सूची है, जैसे नक्षत्रों का मंडल, है ना, ये भी समूह। तारों का पुंज, तारा तो बहुत सारा होता है, समूह में होता है। पर्वत श्रृंखला भी समूह में है। अंगूर, ये सब कुंजियों का गुच्छा, फूल, ये सब तो समूह में होते हैं। फूलों का दस्ता, ये भी समूह में होता है, फूल बहुत सारे। लताओं का कुंज, केले का घौंद, ये भी समूह में आता है, केला भी, है ना, केले भी समूह में फलते हैं। अनाजों का ढेर, वो भी समूह है। भेड़ों का झुंड, टिड्डियां, स्टूडेंट, क्लासरूम के अंदर में स्टूडेंट, विद्यार्थीगण, ये सब समूह में होते हैं। घुड़सवारों, वक्ताओं का दल, जो भी दल या एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेगा, सब समूह में। चोर, डाकुओं, लुटेरों, पॉकेट मारो, अपराधियों का गिरोह, ये सब समूह है। कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों, विद्वानों की मंडली, ये सब समूह है। राजनीतिज्ञों का गुट, समूह। राज्यों, मजदूरों, कर्मचारी का संघ, सब समूह। अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे व्यक्तियों का शिष्टमंडल, समूह। कार्यों की सूची, समूह, ये सब समूह में आता है। ठीक है, अब एक लास्ट में बच जाता है भाववाचक। अब भाव का मतलब होता है कोई गुस्सा में है तो क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, इस टाइप का जो भाव जागृत हो जाए हमारे मन में, जिसको सुन करके, जैसे किसी की हम लोग बोलेंगे अकस्मात मृत्यु हो गई, तो एक भाव, हमारे दुखी का भाव हमारे मन के अंदर आ जाती है। या फिर मान लो किसी का जॉब लग गई, तो एक भाव आता है ना कि चलो मिठास भाव आएगा। तो एक भाव, जो भाव गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, ये जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, यौवन, ये सब भाववाचक संज्ञा जो भाव को बताती हो। ठीक है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि। परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं क्या क्या होती है, संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ये आव, त्व, पन, अव, इमा, ये सब लगा करके हम लोग जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है, जातिवाचक से आपको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो आप क्या करोगे, उसमें ये सब लगाते जाओ। जैसे पुरुष,
जातिवाचक है। पुरुष जाति जाति को बताता है, नारी जाति, गुरु जाति, मनुष्य जाति, है ना, ये सब जाति को बता रहा है। मान लो इससे भाववाचक बनाना है तो पुरुष में यदि हम लोग त्व प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ता है, शब्द में पीछे जुड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो शब्द में पहले जुड़ता है, ठीक है। तो पुरुष में जैसे मैंने त्व प्रत्यय लगा दिया तो पुरुषत्व बन गया। अब पुरुषत्व भाव को बताता है, पौरुष या पुरुषत्व एक महान व्यक्ति को बताता है। जैसे नारी तो नारीत्व लगा दिया तो नारीत्व हो गया, ये भी भाव में चेंज हो गया भाव। गुरु गुरुत्व लगा दिया भाव, है ना, मनुष्य मनुष्यता, है ना, अपना अपनत्व, मम ममत्व, निज निजत्व, त्व प्रत्यय हम लोग लगा दिए, आप आपा, ये सब जोड़ देने से क्या हो जाता है, आपका जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और कनेक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नाउन, ठीक है। नाउन में हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या नाउन होता है आपके पास, मतलब संज्ञा होता है। तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम लोगों ने बोला प्रॉपर नाउन, ये सब आइडिया होना चाहिए आपको। व्यक्तिवाचक संख्या जिसको हमने बोला प्रॉपर नाउन, ठीक है। सेकंड हमने वहां पे देखा सेकंड कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा हमने देखा, कॉमन नाउन, इसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा सा, इसके एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में, तो ये भी आप पढ़िए एक बार, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमने वहां पे देखा कलेक्टिव, समूह में, कलेक्टिव मतलब जो समूह हो, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एंड फिफ्थ हमने देखा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो इन सब का ना एग्जाम्पल आपका पूछा जाएगा, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कीजिए। जैसे कोई भी शब्द मैंने दे दिया, नदी, कौन सा संज्ञा है नदी में, बताइए। नदी मैंने आपको दे दिया तो नदी में आपको बताना पड़ेगा भाई कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा संज्ञा। तो नदी जैसे मैंने बताया किसी प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसलिए ये क्या है, नदी जो है वो आपका कॉमन नाउन होगा। कॉमन मतलब समझ गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होगा, राइट। ये ओके, समझ में आ गया भाई इतना, ठीक। अब संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट प्रयोग भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो संज्ञा के कुछ विशिष्ट स्पेशली प्रयोग भी होता है। जैसे पहला मैं बताऊं, लिखो यहाँ पे, चलो संज्ञाओं का थोड़ा सा 5 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं चीजों को हम लोग। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, संज्ञाओं का, संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग, संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग, पहला पॉइंट, ठीक है, ओके। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हमने पढ़ा, कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन में कैसे प्रयोग करते हैं, जातिवाचक। जैसे कि देखो, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है, एक बार देखिए। जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, राइट। कैसे होता है, जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये हरिश्चंद्र एक्चुअली में हमें लग रहा है कि हरिश्चंद्र किसी का एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाम है, ठीक है। एक ऐसा हमको लग रहा है कि ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस हरिश्चंद्र को हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज करें, क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर ऐसे व्यक्ति को शो कर रहा है जो सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोधक है। हरिश्चंद्र जो है वो एक सच्ची व्यक्ति है जो झूठ नहीं बोलता, या मैं बोल सकता हूँ सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का समूह को हम लोग हरिश्चंद्र बोलते हैं।
जो बहुत कम होते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का समूह, राइट, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का समूह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र। इसलिए मैंने बोला कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने हरिश्चंद्र को ना ऐसे लोगों की जाति को बताने के लिए यूज किया जो मतलब जो कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच बोलते हो हमेशा। तो ऐसे भी कुछ न कुछ अभी व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की समूह। तो इसलिए अभी हरिश्चंद्र नाम होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा की तरह यूज हुआ। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे कि यहां पे लिख देता हूं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। ठीक है, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। तो यहां पे गोस्वामी जी, यहाँ पे जो गोस्वामी जी किसी जाति का, गोस्वामी तो बहुत सारे लोगों की जाति होती है, तो गोस्वामी जी किसी जाति का बोध ना करा करके, गोस्वामी जी यहाँ पे किसी जाति का बोध ना करा करके, ना होकर व्यक्ति का बोधक है। समझ में आ गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम ना होकर किसी व्यक्ति का बोधक है। मतलब गोस्वामी किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उस समय एक व्यक्ति थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे गोस्वामी का एक जाति होता है ना, तो बहुत सारे लोग गोस्वामी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो गोस्वामी यूज किया वो जाति ना होकर के व्यक्ति होगा। ठीक है, क्योंकि ये रामचरितमानस उसके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे हो सकता है। जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम ना होकर किसी व्यक्ति का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको हम लोग बोलते थे, राइट। तो ये सब चीज है। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। ठीक, तो यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पंडित कोई मतलब जाति के बारे में नहीं बात हो रही है, किसी एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। क्योंकि उस समय पहले प्रधानमंत्री में बोल दिया मतलब कोई एक ही रहा होगा, रामचरितमानस मैंने बोल दिया मतलब कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही उसको लिखा है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए अभी जाति की बात ना होकर किसी व्यक्ति की बात हो। तो इस तरीके से जाति का व्यक्ति में, व्यक्ति का जाति में, इस तरीके से हम लोग वहां पे देख सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पढ़ना रहता है किसमें, ये नाउन में। उसके बाद अगला हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखेंगे लिंग। चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिंग में हम लोग मिलते हैं। वहां पे जेंडर क्या होता है, जेंडर को कैसे पहचाना जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचाना जाता है, मस्कुलाइन क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, सब चीज हम लोग उसमें देखेंगे लिंग के बारे में, है ना। तो इस लेक्चर में इतने करते हैं, फिर से आने वाले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।